नमस्ते विद्यार्थियों, आज हम सीटेट पेपर 1 और पेपर 2 के लिए सीडीपी का लेक्चर करने वाले हैं। उसमें टॉपिक का नाम है शिक्षण अधिगम की मूल और प्रक्रियाएं। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया उस प्रक्रिया को कहते हैं जिसमें शिक्षक बच्चे को सभी उद्देश्य के लिए विभिन्न शिक्षण विधियों द्वारा कोई संप्रत्यय सिखाता है। इसके मुख्य रूप से 3 बिंदु प्रक्रिया है, उद्देश्य है। नंबर 1 है उद्देश्य, नंबर 2 है अधिगम अनुभव क्रियाएं, नंबर 3 है विद्यार्थी का मूल्य निर्धारण मूल्यांकन। अब शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में शिक्षक की भूमिका महत्वपूर्ण होती है, इसलिए इसे प्रभावी बनाने के लिए शिक्षक को निम्न योग्यताएं होनी चाहिए। शिक्षक को शिक्षा के लक्ष्य और उसके उद्देश्य के बारे में पता है हो, बाल मनोविज्ञान का ज्ञान हो, प्रभावशाली साधनों का प्रयोग जानता हो, शिक्षण विधियों का ज्ञान हो। बच्चा एक समस्या समाधान तथा एक वैज्ञानिक अन्वेषक के रूप में, अगला है बच्चा एक समस्या समाधान तथा एक वैज्ञानिक अन्वेषक के रूप में। इस पॉइंट के बारे में हम चर्चा करेंगे। यह बच्चा एक समस्या समाधान कारक रूप में, बच्चे का यह कौशल आयु व अनुभव के साथ साथ बढ़ता रहता है। किशोर अवस्था में बालक समस्या का समाधान करने योग्य बन जाता है। बच्चे की जीवन में अनेक समस्याएं आती है तथा उन्हें उनको स्वयं ही हल करना होता है। बच्चे की इस कौशल को बढ़ावा देने में शिक्षक उसकी सहायता करता है। समस्या समाधान विधि के सोपान: समस्या को समझना, संबंधित आंकड़ों की इकट्ठा करना, क्रियान्वयन, निष्कर्ष और मूल्यांकन। बच्चा एक वैज्ञानिक अन्वेषक रूप में, यह पहलू भी समस्या समाधान करने से संबंधित ही है। जब बच्चा किसी समस्या को हल करने के लिए अपने अनुभव तथा ज्ञान का प्रयोग करते हैं तो वह समस्या के समाधान खोज लेता है। इस दौरान वह नए नियम व सिद्धांतों को खोज भी कर लेता है तथा नए ज्ञान का निर्माण करता है तथा धीरे धीरे वह अपनी समस्याओं का स्वयं समाधान करने लगता है। अगला है संज्ञान तथा संवेग। संज्ञान तथा संवेग। संज्ञानात्मक विकास: संज्ञान से तात्पर्य एक ऐसी प्रक्रिया से होता है जिसमें संवेदन, प्रत्यक्षण, प्रतिमा, धारणा, प्रत्याहन, समस्या समाधान, चिंतन, तर्कणा जैसी मानसिक संक्रियाएं सम्मिलित होती है। अंत संज्ञान से तात्पर्य बालकों में किसी संवेदी सूचना को ग्रहण करके उस पर चिंतन करने तथा क्रमिक रूप से उसे इस लायक बना देने से होता है जिसका प्रयोग विभिन्न परिस्थितियों में करके वे तरह तरह की समस्या का समाधान आसानी से कर सके। अगला है संवेग। संवेग को अंग्रेजी में इमोशन कहते हैं। यह लैटिन भाषा के शब्द एमोवर से बना है जिसका अर्थ होता है उत्तेजित करना, अर्थात संवेग व्यक्ति की उत्तेजित अवस्था का दूसरा नाम है। गेल्डार्ड संवेग क्रियाओं का उत्तेजक है, लेकिन संवेग में सिर्फ उत्तेजित अवस्था ही नहीं होती बल्कि कुछ और भी प्रक्रियाएं होती है। अगला है संवेग के प्रकार: क्रोध, प्रेम, डर, हर्ष, दुख, उत्सुकता, जलन, ईर्ष्या, करुणा, आत्महीनता, भूख, अमोद, आश्चर्य, आत्माभिमान आदि क्या है, संवेग के प्रकार है। अगला है अभिप्रेरणा एवं अधिगम। अभिप्रेरणा एवं अधिगम। अभिप्रेरणा से तात्पर्य एक ऐसी संकल्पना से जो किसी व्यक्ति को कोई कार्य करने के लिए प्रेरित करती है। अभिप्रेरणा कोई बाह्य शक्ति या तत्व नहीं है जिसे आसानी से छात्रों में डाला जा सके। अभिप्रेरणा ऐसी आंतरिक शक्ति है जो व्यक्ति को उद्देशित व्यवहार करने के लिए प्रोत्साहित करती है। अभिप्रेरणा उत्पन्न करने के लिए कारक है प्रोत्साहन है, पुरस्कार, आकांक्षाएं, दंड, सामाजिक प्रतिमान, भय, आदर्श लोगों की कहानियां, अभाव का होना। इस तरह अभिप्रेरणा का अधिगम से संबंध है। अभिप्रेरणा के बिना अधिगम कमजोर पड़ जाता है। अभिप्रेरणा के बिना बालक आलसी हो जाता है। अभिप्रेरणा के द्वारा बालक किसी भी संप्रत्यय को सीखने के लिए तत्पर होता है। अभिप्रेरणा व्यक्ति को कार्य करने के लिए बाह्य करती है। अभिप्रेरणा से रुचि उत्पन्न होती है। इस तरह
अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक अगले टॉपिक के बारे में हम सोचते हैं। अगला टॉपिक है अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक। इसमें पहला है बुद्धि। नंबर 1 है बुद्धि, इंटेलिजेंस। शिक्षार्थी की बुद्धि का प्रभाव अधिगम पर प्रत्यक्ष पड़ता है। कम बुद्धि वाले छात्र किसी पाठ की देर से सीखता है और जल्दी भूलते हैं, तथा तेज बुद्धि वाले छात्र पाठ को आसानी से सीख लेते हैं और जल्दी नहीं भूलते। नंबर 2 है स्वास्थ्य, उम्र एवं यौन, हेल्थ, एज और सेक्स। स्वस्थ बच्चे अस्वस्थ बच्चों की तुलना में जल्दी सीखते हैं। शैशवावस्था में सीखने गति तीव्र, बाल्यावस्था में मंद तथा किशोरावस्था में तीव्र होती है। यौन का प्रभाव भी अधिगम पर पड़ता है। नंबर 3 है अवदान, अभिरुचि एवं अभिक्षमता। नंबर 4 है परिपक्व। नंबर 5 है अभिप्रेरणात्मक एवं संवेगात्मक स्थिति। नंबर 6 है सीखे जाने वाले विषय का स्वरूप है। नंबर 7 है सीखने सिखाने की विधि है। नंबर 8 है शिक्षक की योग्यता है। नंबर 9 है वातावरण। नंबर 10 है आनुवंशिकता। नंबर 11 है अवसर। इनके अलावा भी कई चीजें होती है जो अधिगम को प्रभावित करती है, जैसे शिक्षण सहायक सामग्री, बच्चे की पृष्ठभूमि, श्रव्य दृश्य सामग्री का प्रयोग आदि। अगला है हॉवर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत। पहली बुद्धि है भाषाई बुद्धि। हार्वर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत, इस सिद्धांत में गार्डनर ने यह स्पष्ट किया है कि बुद्धि का स्वरूप एकाकी न होकर बहुकारकीय है। जैसे मस्तिष्कीय क्षति होने पर व्यक्ति की एक विशेष क्षमता प्रभावित हो जाती है, परंतु उसका प्रभाव अन्य क्षमताओं पर नहीं पड़ता है, तो उस प्रभावित क्षमता को एक अलग बुद्धि माना जा सकता है। उसी तरह से कुछ व्यक्तियों में एक खास तरह की क्षमता असाधारण मात्रा में होती है, जो आप इस सिद्धांत की कसौटी के अनुसार एक अलग बुद्धि की श्रेणी की योग्यता रखती है। गार्डनर के अनुसार अभिबुद्धि के 9 प्रकार है। पहला है भाषाई बुद्धि, लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस। भाषाई बुद्धि में वाक्यों तथा शब्दों की बोध क्षमता, शब्दावली, शब्दों के क्रमों के बीच के संबंधों को पहचानने की क्षमता आदि सम्मिलित होती है। नंबर 2 है तार्किक गणितीय बुद्धि। इस बुद्धि में तर्क करने की क्षमता, गणितीय समस्याओं का समाधान करने की क्षमता, अंकों के क्रम के पीछे छिपे संबंध को पहचानने की क्षमता, सादृश्यता क्षमता आदि सम्मिलित होते हैं। थर्ड है स्थानिक बुद्धि। इसमें स्थानिक चित्र को मानसिक रूप से परिवर्तित करने की क्षमता तथा स्थानिक कल्पना शक्ति करने की क्षमता आदि सम्मिलित होती है। फोर्थ है शारीरिक गतिक बुद्धि। इस तरह की बुद्धि में अपनी शारीरिक गति पर नियंत्रण रखने की क्षमता तथा वस्तुओं की सावधानी पूर्वक एवं प्रवीण ढंग से घुमाने तथा उपयोग करने की क्षमता सम्मिलित है। इस तरह की बुद्धि नर्तकी, व्यायामी, क्रिकेटर, खिलाड़ी, शिल्पकारों आदि में होती है। अगला है सांगीतिक बुद्धि। इस बुद्धि में तारत्व तथा लय का सही ढंग से प्रत्यक्षण करने की क्षमता सम्मिलित होती है। 6 है व्यक्तिगत आत्मन बुद्धि। इस तरह की बुद्धि में अपने भावों एवं संवेगों को मॉनिटर करने की क्षमता, उनमें विभेद करने की क्षमता तथा मानव व्यवहार की निर्देशित करने में उन सूचनाओं के उपयोग करने की क्षमता आदि सम्मिलित होती है। अगला है व्यक्तिगत अन्य बुद्धि। इस तरह की बुद्धि में दूसरे व्यक्तियों की प्रेरणाओं, इच्छाओं एवं आवश्यकताओं को समझने की क्षमता तथा उनकी मनोदशाओं, मूड्स एवं चित्त प्रकृति मॉनिटर करने की नई परिस्थिति में किस तरह से व्यवहार करेगा के बारे में पूर्व कथन करने की क्षमता आदि होती है। नंबर 7 है प्रकृतिवादी बुद्धि। नंबर 8 है प्रकृतिवादी बुद्धि।
7 है व्यक्तिगत अन्य बुद्धि। व्यक्तिगत अन्य बुद्धि, इसमें इस तरह की बुद्धि में दूसरे व्यक्तियों की प्रेरणाओं, इच्छाओं तथा आवश्यकताओं को समझने की क्षमता तथा उनकी मनोदशाओं, मूड्स एवं चित्त प्रकृति मॉनिटर करने की, किसी नई परिस्थिति में किस तरह से व्यवहार करेगा के बारे में पूर्व कथन करने की क्षमता आदि होती है। प्रकृतिवादी बुद्धि, इसका अर्थ है प्रकृतिवादी बुद्धि। गार्डनर ने बुद्धि के इस प्रकार को 1988 के संशोधन के बाद जोड़ा है। इससे तात्पर्य व्यक्ति के प्रकृति में जो पैटर्न तथा सममिति मौजूद होते हैं उसे सही सही पहचान करने की क्षमता से होती है। इस प्रकार की बुद्धि किसानों, जैव विज्ञानों तथा वनस्पति वैज्ञानिकों आदि में अधिक होती है। अगला है अस्तित्ववादी बुद्धि। नंबर 9 है अस्तित्ववादी बुद्धि। गार्डनर ने बुद्धि के इस प्रकार को 2000 के संशोधन में जोड़ा है। इससे तात्पर्य मानव संसार के बारे में छिपे रहस्यों की जिंदगी, मौत तथा मानव अनुभूति के वास्तविकता के बारे में उपयुक्त प्रश्न पूछकर जानने की क्षमता से होती है। इस प्रकार की बुद्धि दार्शनिक चिंतकों में अधिक देखने वाली मिलती है। गार्डनर ने यह स्पष्ट किया है कि प्रत्येक सामान्य व्यक्ति में उपयुक्त 9 प्रकार की बुद्धि होती है, परंतु कुछ विशेष कारणों जैसे आनुवंशिकता या प्रशिक्षण के कारण किसी व्यक्ति में कोई बुद्धि अधिक विकसित हो जाती है। ये सभी 9 प्रकार की बुद्धि एक दूसरे के साथ अंतःक्रिया करते हैं, फिर भी प्रत्येक बुद्धि एक अर्धस्वायत्त तंत्र के रूप में कार्य करता है। इस तरह हावर्ड गार्डनर की बहुबुद्धि सिद्धांत हम देख चुके हैं। नंबर 1 है भाषाई बुद्धि, 2 है तार्किक गणितीय बुद्धि, 3 है स्थानिक बुद्धि, 4 है शारीरिक गतिक बुद्धि, 5 है सांगीतिक बुद्धि, 6 है व्यक्तिगत आत्मन बुद्धि, 7 है व्यक्तिगत अन्य बुद्धि, 8 है प्रकृतिवादी बुद्धि, 9 है अस्तित्ववादी बुद्धि। अब है अगला टॉपिक है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क NCF 2005। विद्यार्थी आप देखते हैं राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005। भारत का एक स्वतंत्र राष्ट्र है जिसका इतिहास समृद्ध है और वैविध्य से परिपूर्ण है। इसमें असाधारण रूप से जटिल संस्कृति की विविधता और लोकतांत्रिक मूल्यों व सर्वजन कल्याण के लिए प्रतिबद्धता है। वर्ष 1986 में जब शिक्षा पर राष्ट्रीय नीति को संसद द्वारा स्वीकृति मिली थी, तभी से पाठ्यचर्या पुनर्रचित करने के सभी प्रयासों का उद्देश्य रहा है। शिक्षा की एक राष्ट्रीय प्रणाली की रचना करना, चूंकि देश के बच्चों की शिक्षित करने का कार्य बहुत विशाल व महत्वपूर्ण है, इसलिए यह आवश्यक है कि समय समय पर हम साथ मिलकर बैठकर स्वयं से ये सवाल पूछें, इस कार्य में व्यस्त हम क्या कर रहे हैं? शिक्षा के नाम पर जो हम बच्चों को उपलब्ध करा रहे हैं, क्या उसमें नयापन लाने का वक्त आ गया है? मार्गदर्शक सिद्धांत है। अब मार्गदर्शक सिद्धांत है ज्ञान को स्कूल के बाहर के जीवन से जोड़ना, पढ़ाई रटंत प्रणाली से मुक्त हो यह सुनिश्चित करना, पाठ्यचर्या का इस तरह संवर्धन कि वह बच्चों को चहुमुखी विकास के अवसर मुहैया करवाए, बजाय इसके पाठ्य पुस्तक केंद्रित बनकर रह जाए। अगला है परीक्षा को अपेक्षाकृत अधिक लचीला बनाना और कक्षा की गतिविधियों से जोड़ना, एक ऐसी अधिभावी पहचान का विकास जिसमें प्रजातांत्रिक राज्य व्यवस्था के अंतर्गत राष्ट्रीय चिंताएं समाहित हो। अब कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य है बच्चों में सीखना। सभी बच्चे स्वभाव से ही सीखने के लिए प्रेरित रहते हैं और उनमें सीखने की क्षमता होती है। नंबर 2 है अर्थ निकालना, अमूर्त सोच की क्षमता विकसित करना, विवेचना व कार्य अधिगम की प्रक्रिया के सर्वाधिक महत्वपूर्ण पहलू है। बच्चे व्यक्तिगत स्तर पर एवं दूसरों से विभिन्न प्रकार से सीखते हैं। अनुभव के माध्यम से, स्वयं चीजें करने व स्वयं बनाने से, प्रयोग करने से, पढ़ने, विमर्श करने, पूछने, सुनने, उस पर सोचने व मनन करने से तथा गतिविधि या लेखन के जरिए अभिव्यक्त करने से अपने विकास के मार्ग में उन्हें इन सभी तरह के अवसर मिलने चाहिए। बच्चे मानसिक रूप से तैयार हो उससे पहले ही उन्हें पढ़ा देना बाद की अवस्थाओं में उनमें सीखने की प्रवृत्ति को प्रभावित करता है। उन्हें बहुत से तथ्य याद तो रह सकते हैं, लेकिन
संभव है कि वे न तो उन्हें समझ पाए, न ही उन्हें अपने आसपास की दुनिया से जोड़ पाए। अगला है, स्कूल के भीतर व बाहर दोनों जगहों पर सीखने की प्रक्रिया चलती है। इन दोनों जगहों में यदि संबंध रहे तो सीखने की प्रक्रिया पुष्ट होती है। अगला है, सीखने की एक उचित गति होनी चाहिए ताकि विद्यार्थी अवधारणाओं को रटकर और परीक्षा के बाद सीखे हुए को भूल न जाए, बल्कि उसे समझ सके और आत्मसात कर सके। साथ ही सीखने में विविधता व चुनौतियां होनी चाहिए ताकि वह बच्चों की रोचक लगे और उन्हें व्यस्त रख सके। थर्ड है, सीखना किसी की मध्यस्थता या उसके बिना भी हो सकता है। प्रत्यक्ष रूप से सीखने से सामाजिक संदर्भ व संवाद, विशेषकर अधिक सक्षम लोगों के संवाद विद्यार्थियों के उनके स्वयं के उच्च संज्ञानात्मक स्तर पर कार्य करने का मौका देते हैं। अगला है, स्कूली अवस्थाएं। कुछ महत्वपूर्ण अन्य तत्व हो गया। अब स्कूली अवस्थाएं है। स्कूली अवस्थाएं बहुभाषिकता कक्षा में एक महत्वपूर्ण संसाधन के रूप में कार्य करती है। द्विभाषा या बहुभाषिकता संज्ञानात्मक वृद्धि, चिंतन, सामाजिक सहिष्णुता और बौद्धिक उपलब्धियों के स्तर को बढ़ाती है। भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के बच्चों की प्राथमिक स्तर पर शिक्षा व्यवस्था उनकी मातृभाषा में करना उनके संज्ञानात्मक विकास के लिए आवश्यक है। गणित शिक्षण का मुख्य उद्देश्य तार्किक ढंग से सोचने, अमूर्तनों का निर्माण करने तथा संचालित करने की योग्यता का विकास करने से होना चाहिए। थर्ड है, सामाजिक विज्ञान शिक्षण के अंतर्गत एक ऐसी पाठ्यचर्या का होना आवश्यक है जो शिक्षार्थियों में समाज के प्रति आलोचनात्मक समाज का विकास कर सके। स्वास्थ्य और स्वच्छता पर आधारित शिक्षा का संबंध बच्चों के दैनिक जीवन के व्यवहारिक पहलुओं से संबंधित होना चाहिए। अगला है, शिक्षार्थियों के नैतिक विकास हेतु यह आवश्यक है कि उन्हें ऐसी सीख दी जाए जिसमें मध्यम से वह सही क्या है, गलत क्या है, दया क्या है आदि प्रश्नों के उत्तर खोज सके। आकलन का मुख्य प्रयोजन सीखने सिखाने की प्रक्रिया एवं सामग्री में सुधार लाना तथा उन लक्ष्यों पर पुनर्विचार करना है जो स्कूल के विभिन्न चरणों के लिए तैयार किए जाते हैं। इस तरह राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 मार्गदर्शक सिद्धांत है, कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य है और स्कूली अवस्थाएं हम देख चुके हैं। अगला कई क्वेश्चंस और आंसर्स है, वो सब क्वेश्चंस और आंसर हम अगले पार्ट में पढ़ लेंगे। सो विद्यार्थियों, सभी वीडियो इसी तरह लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करो, बेल आइकन प्रेस करो और हमारा वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। धन्यवाद।